हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड 2018 में पूछे गए 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चित्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले द्विअवतल तथा द्विउत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। संयुक्त लेंस के बिंदु स्रोत S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, ये एक अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और इस अवतल लेंस का अपवर्तनांक 4/3 है और उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है। इन संयुक्त लेंस के सामने एक बिंदु यस है जिसकी दूरी इनसे 90 सेंटीमीटर है। तो इस यस के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लेंसों का अलग अलग फोकस दूरी निकालेंगे, उसके बाद संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे और उस संयुक्त फोकस दूरी के सहयोग से हम इस यस के प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे। तो पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/f1 इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हैं, n-1 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला होता है लेंस की फोकस दूरी के लिए। यहाँ पर n क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/f इक्वल टू n का मान 4/3 है तो 4/3 -1 और 1/r1, ये पहला वक्रता तल है तो इसकी त्रिज्या माइनस में होगी। तो क्या लिखेंगे, 1/-20 माइनस, और ये दूसरा वक्रता तल है तो इसकी त्रिज्या प्लस में होगी तो 1/+20 ये। और यहाँ से आप हल करेंगे तो 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 - 1, ये 1/3 हो गया, इंटू ये -2/20। और इसको आप हल करेंगे तो 1/f1 इक्वल टू -1/30, या कह लें f1 इक्वल टू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी हो गई। अब इसी तरह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f2 इक्वल टू n-1, n की जगह लिखेंगे 3/2, तो 3/2 -1 और 1/r1। तो ये इस उत्तल लेंस का पहला तल ये है तो इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी। क्या हो गया, 1/20 माइनस, और ये दूसरा तल है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, निगेटिव होगी, तो 1/-20। और यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 1/f2 इक्वल टू, ये 3/2 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/20, और यहाँ से 1 कट के आएगा, हो जाएगा f2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी -30 हो गई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 हो गई। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 1/-30 और प्लस 1/20, और यहाँ से एलसीएम बन के आएगा आपका 60, और ये हो जाएगा -2 + 3। क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/f इक्वल टू 1/60, तो f इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आपके पास f मिल गया है और ये यस की दूरी संयुक्त लेंस से 90 सेंटीमीटर है और आपको भी निकालना है, यानी
U हो गया -90 सेंटीमीटर, F हो गया 60 सेंटीमीटर और V आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह 1/60 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-90, क्योंकि u को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने 1/v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/90। एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 180 और ये हो गया 3 - 2 1/v इक्वल टू, तो क्या हो गया 1/v इक्वल टू 1/180 और यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ये 180 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब कि इस संयुक्त लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इस संयुक्त लेंस के दाहिने तरफ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे पूछा गया था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो आप कहेंगे संयुक्त लेंस से दाहिने तरफ 180 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक वर्गाकार लूप है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसमें धारा I इक्वल टू 1.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है और ये लूप एक स्ट्रेट वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और ये 2 सेंटीमीटर इसके लंबी वाली भुजा से दूरी है। तो आपसे पूछा गया है कि इन लूप के प्रत्येक भुजा पर कितना बल लगेगा और इस पूरे लूप पर कितना बल लगेगा। तो पहले हम अलग अलग भुजाओं पर बल निकालेंगे। तो ये एक स्ट्रेट वायर ये हो गया, ये एक स्ट्रेट वायर ये हो गया, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है। तो दो समानांतर करंट कैरिंग वायर के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लिखते हैं F इक्वल टू। तो पहले हम इस 25 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर बल निकालेंगे। तो ये लिखेंगे F1 इक्वल टू μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/r। ये जो फार्मूला होता है वो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर पर जब बल निकालना होता है तो इस लंबाई का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2π इंटू I1 का मान 25 एम्पियर, I2 का मान 1.5 एम्पियर और बटा दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप मीटर बदलना चाहे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर हो जाएगा। और इंटू L क्या है 25 सेंटीमीटर और इसमें भी 10⁻² से गुणा कर देंगे। तो ये ऑलरेडी ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, μ0/2π का मान होगा 2 × 10⁻⁷। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 25 इंटू 1.5 इंटू 25/2 और ये 2 से कटेगा, क्या बचा 625 गुणे 1.5 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन। और इसको आप करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 15 × 6 = 90, 7 × 97, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 15 × 6 = 90, 3 = 93। ये 937.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, या इसी को लिख सकते हैं आप 9.375 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये बल इस भुजा पर लगा। अब ये भुजा और ये स्ट्रेट वायर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भुजा और ये स्ट्रेट वायर एक दूसरे के लंबवत है, तो इस पर भी लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस भुजा पर लगने वाला बल हमने निकाला और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चूँकि दोनों वायर में धारा की एक ही दिशा है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी इस भुजा पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, यानी F1 का डायरेक्शन ये होगा। अब
इस भुजा पर लगने वाला बल F2 होगा और जिसका डायरेक्शन, चूंकि दोनों में धारा की दिशा अपोजिट है, इसमें धारा नीचे की ओर चल रही है, इसमें धारा ऊपर की ओर चल रही है, तो इस पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा और इसकी दिशा ये F2 हो जाएगी। तो F2 की दिशा ये हो गई और F2 का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, F2 इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई इंटू I1 का मान वही 25 एम्पियर और I2 का मान 1.5 एम्पियर बाई R। अब ये R क्या है, इस स्ट्रेट वायर से इस भुजा की दूरी है। तो ये दूरी 2 सेंटीमीटर और ये दूरी 10 सेंटीमीटर, पूरी दूरी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर बदल के लिखेंगे -2 से मल्टीप्लाई करके, इनटू इस पूरी भुजा की लंबाई, ये एकांक भुजा पर लगने वाला बल है, इस पूरी भुजा पर लगने वाले बल को निकालने के लिए इस भुजा की लंबाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर गुणे 10⁻² कर लिया हमने, तो ये फिर इससे कट गया और ये बचा F2 इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई इंटू 25 इंटू 1.5 इंटू 25 अपान 12। और इसको आप निकालेंगे तो F2 इक्वल टू होगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻7 इंटू 625 इंटू 1.5 अपान 12 और ये हो जाएगा इससे कट के 6 और यहाँ से F2 इक्वल टू आ जाएगा 9.375 इंटू 10⁻4 अपान 6। तो ये F2 हो गया। अब आप देख लिए कि F1 की दिशा इधर की ओर है और F2 की दिशा इधर की ओर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पूरे लूप पर परिणामी बल बराबर F1 माइनस F2, क्योंकि F1 का मान ज़्यादा है और F2 का मान कम है, तो F1 में से F2 माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9.375 इंटू 10⁻4 माइनस 9.375 इंटू 10⁻4 अपान 6। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले हम, तो 9.375 इंटू 10⁻4 कॉमन और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 6। तो क्या हो गया, 9.375 इंटू 10⁻4 इंटू 5 अपान 6। तो ये 1.2 हो जाएगा। यहाँ से अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा आपके सामने, ये 7.8125 इंटू 10⁻4, या इसको आप लिख सकते हैं 7.813 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये पूरे लूप पर लगने वाला बल हो गया और पहली भुजा पर लगने वाला बल ये 9.375 इंटू 10⁻4 न्यूटन और इस भुजा पर लगने वाला बल 0 होगा और इस भुजा पर लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि दोनों वायर, ये वायर और ये वायर एक दूसरे के लंबवत है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल 0 होगा। और इस पर लगने वाला बल यहाँ से निकालेंगे आप, इसको आप 6 से भाग देकर के भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, या इसको लिख देंगे 1.563 इंटू 10⁻4 न्यूटन। तो चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा जिसको आपने देखा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन 7 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन 42 हो तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो आपको पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता दिया हुआ है m इक्वल टू 42 और अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन 7 दिया है, यानी m o इक्वल टू क्या है 7 है। तो m e इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जानते हैं m इक्वल टू m o इंटू एम ई। तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 7 इंटू एम ई और एम ई इक्वल टू क्या हो गया 42 अपान 7, इसको कहेंगे 6।
तो नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस का आवर्धन क्षमता 6 आ गया। अब आवर्धन क्षमता एम ई इजक्वल टू आप जानते हैं वी ई माइनस यू ई होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यू ई तो माइनस रहेगा और वी ई भी माइनस रहता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो होता है सूक्ष्मदर्शी के पहले ही बन जाता है या सूक्ष्मदर्शी के सामने बन जाता है। तो उसके लिए वी ई और यू ई दोनों क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एम इजक्वल टू 6 इजक्वल टू वी ई अपनी जगह रख दीजिए, यू ई माइनस क्या कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू ई इजक्वल टू माइनस वी ई अपॉन 6। और आपको दिया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रही है, और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनने का मतलब होता है कि वी ई इजक्वल टू क्या होगा, 25 सेंटीमीटर माइनस के साथ। तो अब फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की निकालनी है, तो आप लिखिए 1/FE इजक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। क्या हो जाएगा, 1/FE इजक्वल टू 1/VE 1/-25 माइनस 1/UE माइनस 25/6, ये भी माइनस के साथ होगा। यहाँ से VE बटा 6 या कह लें UE इजक्वल टू माइनस 25/6, ये ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/FE इजक्वल टू माइनस 1/25 और प्लस 6/25। अब क्या हो जाएगा, 1/FE इजक्वल टू 5/25 या इसी को लिखेंगे FE इजक्वल टू 25/5 या कह लें 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए तथा नाभिकीय समीकरण भी लिखिए। तो पहले नाभिकीय समीकरण को अगर लिखें तो लिखेंगे, एक न्यूट्रॉन टूट रहा है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, ये समीकरण आपका बन जाता है 1 और 0 1 हो गया, 1 और -1 0 हो गया, ये समीकरण हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पहले तो मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रॉन बने या कह रहे न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना। तो पहले हम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा 1.0073 प्लस 0.0006 AMU। और इसको हल करेंगे तो आएगा, ये AMU आएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन अकेले दिया है 1.0087 AMU। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा M इजक्वल टू लिखेंगे आप 1.0087 माइनस 1.0079 और ये हो जाएगा, ये इतना AMU बचा 0.0008 AMU मास डिफेक्ट हो गया। और आप जानते हैं जो एनर्जी होती है, एनर्जी इसी मास डिफेक्ट के कारण होती है। तो एक AMU में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट कितना है, 0.0008 AMU है। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी इजक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.0008 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप हल करेंगे तो आएगा 0.7448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो गया। यानी एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है तो जो एनर्जी निकलेगी 0.7448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। तो ये आपका
चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु क्रमशः 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें पदार्थ से अल्फा तथा बीटा के साथ साथ उत्सर्जन होने से पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। तो आपके सामने दिया हुआ माध्य आयु T, तो दो माध्य आयु दिए गए हैं। तो T1 इक्वल टू लिखेंगे 1620 वर्ष और T2 इक्वल टू लिखेंगे 405 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से क्षय नियतांक 1/T होता है, तो 1/T1 करेंगे, ये हो जाएगा 1/1620 प्रति वर्ष। और यहाँ से 1/405 प्रति वर्ष। और लैम्डा अगर निकालना चाहें आप तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यदि दो कण साथ साथ निकलते होते हैं तो वैसी स्थिति में कंबाइंड, तो लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे λ1 + λ2। और यहाँ से हो जाएगा 1/1620 + 1/405। यहाँ से हो जाएगा 1620 एलसीएम 1 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 5/1620। और इसको आप हल करेंगे तो आएगा 1/324 प्रति वर्ष। अब आप फार्मूला लगा दीजिए n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यही टी आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 क्षय हो जा रहा है, तो इसका मतलब 1/4 बाकी रहेगा। तो क्या हो जाएगा n0/4 इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ से हो जाएगा 1/4 इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, या कह लें 4 इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा टी। अब दोनों तरफ का अगर लाग लें तो log 4 बेस ई रहेगा इक्वल टू लैम्डा टी। और यहाँ से हो जाएगा 2.303 log, अब बेस बदल जाएगा 10 हो जाएगा 4, मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे इसको, इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का मान है 1/324 इंटू टी। और इसका मान आपको दिया गया है 2.303 log 4 बेस 10 का मान दिया गया है 0.6021 इक्वल टू 1/324 टी। तो यहाँ से t इक्वल टू बन के आएगा आपके सामने 324 इंटू 2.303 इंटू 0.6021, और ये होगा 449 वर्ष लगभग। तो ये आंसर बन के आएगा आपका 449 वर्ष में ये 3/4 क्षय हो जाता है और 1/4 बचा रहता है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन रहा। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आप जानते हैं डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य W और बटा आवेश Q। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा भी। Q आपको दिया गया है 3 × 10⁻⁵ और डेल्टा भी दिया गया है 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 150 × 10⁻⁵ जूल, और इसको आप लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ जूल। ये हमारा आंसर हो गया छठवें क्वेश्चन का। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि एक नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तो नाभिक 52Te125 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि 13Al27 क्या दिखाता है कि इसका परमाणु भार A इक्वल टू है 27, और यहाँ से 52Te125 ये दिखाता है कि A कितना है 125 है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, तो यहाँ पर A1 लिख दीजिए, यहाँ पर A2 लिख दीजिए। ठीक, अब रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0
a⁴ तो पहले के लिए R1 लिखिए, R1 = R0, a का मान लिखिए 27 के पावर 1/3 और यहाँ से हो जाएगा R1 = R0 × 3। ये 27 का घनमूल 3 हो गया, यानी R1 = 3R0। इसी प्रकार से R2 = लिखेंगे R0 और a का मान यहाँ पर कितना है 125 है, तो 125 के पावर 1/3। यहाँ से R2 = हो जाएगा R0 125 का घनमूल 5, क्या हो गया 5, यानी R2 = क्या हो गया 5R0। तो ये R1 का मान दिया गया है, या कह लें R2/R1 अगर लिखें आप तो क्या लिखेंगे 5R0/3R0। R0 से कटेगा, क्या बचेगा 5/3। यहाँ से R2 = क्या हो जाएगा 5/3R1 और R1 का मान दिया गया है तो क्या हो जाएगा 5/3 × 3.6। ये कट जाएगा 1.2 में और ये आ जाएगा 6 और रेडियस दिया हुआ फर्मी में, तो ये भी हो जाएगा फर्मी। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन रहा जिसका आंसर 6 फर्मी है। तो इस तरह से आपने 7 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चन से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। आगे फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।